नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज से ऐसा माना जा रहा है कि इस चुनाव में जो अभी हो रहा है, जिसमें अब तमिलनाडु और बंगाल बचे हैं, जिनको प्रमुखता से लिया गया है। इनके नतीजों को आखिरी चरण में प्रभावित करने के लिए एक विशेष उपक्रम इस देश में हुआ है, ऐसे आरोप है। और ये आरोप सारे विपक्ष ने मिलके लगाए हैं, क्योंकि सदन बुलाया गया है संसद का 2 दिन के लिए, विशेष तौर पर 3 दिन के लिए, और उसमें हमारे देश की जनगणना लंबित थी। इस साल करने की बातें हैं उस पर। जो होनी थी कोविड की वजह से टल गई थी, लेकिन काफी 5 साल टल गई। 2011 की आखिरी जनगणना है। इसी के साथ हमारा एक फैसला था, पुराना फैसला था, जिसके आधार पर देश में लोकसभा की सीटों का नया परिसीमन होने की बात थी। उसको लेके बहुत सारी बातें हैं। जब वो पिछला तय हुआ था तब उसमें ये था कि परिसीमन इस आधार पर होगा कि कौन से राज्य अपने देश में जो मानवीय सूचकांक हैं, आबादी के विस्तार को रोकने की कार्रवाइयां हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इन सब में कैसा काम करते हैं, इन सबको ध्यान में रखा जाएगा, वरना उनके साथ अन्याय हो जाएगा जो इस तरह का में बेहतर काम करेंगे, और वो जो इसमें फिसड रहेंगे उनके साथ उनको लाभ मिल जाएगा। ये सोचा गया था, ये कहा गया था, ये तय किया गया। अब इसको उलटने की कोशिश हो रही है और उसको नत्थी कर दिया गया है महिला आरक्षण बिल से। इसको लेके सदन बैठ रहा है, लेकिन इसमें जाने से पहले इसमें कोशिश ये हो रही है कि विपक्ष इसका विरोध करेगा, तो पक्ष जो है चुनाव के आखिरी दिनों में जाके विधानसभा के क्षेत्रों में कहेगा कि देखिए ये तो महिला आरक्षण के विरोधी लोग हैं। क्योंकि ऐसे संकेत विभिन्न सर्वेक्षणों से आए थे कि बंगाल में, जो कि खास निशाने पर है, उसमें महिलाओं की भारी संख्या जो है वर्तमान सत्तारूढ़ दल के पक्ष में है। उनका बहुमत उनके साथ है, ऐसी बातें बहुत सारे, लगभग सभी सर्वेक्षणों में है ये। तो ये समझा जा रहा है कि इस कदम से संभवतः इसमें कुछ डेंट पड़ सके। ये आखिरी क्षण की एक कवायद है, क्योंकि इसको पास करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो सत्ता के पास नहीं है। हालांकि सत्ता असाधारण सफलताएं हासिल करती रही है, इस समय का जो डिस्पेंसेशन है, तो उसकी कोई योजना हो ये भी जुटा लेने की तो हमें नहीं पता। लेकिन जो सामने है वो ये है कि वो ऐसा बहुमत नहीं है, इसलिए वो फैसला नहीं किया जा सकता। तो खैर, उसके विस्तार में न जाते हुए हम फिर लौटना चाहेंगे आज का कार्यक्रम जिस लिए मैंने रखा है, क्योंकि मेरी अपनी यात्रा जो बंगाल की थी वो संभव नहीं हो पा रही कुछ कारणों से। मैंने टिकट भी ले लिया था, 17 को मुझे यात्रा करके पहुंचना था। आज मुझे चलना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि इस समय का उपयोग करूं और हमारे 2 मित्र जो लगभग अपना काम पूरा कर चुके हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं एक एजेंसी के लिए, और पूरा बंगाल और इसके पहले आसाम घूम चुके हैं, वो लोग भी अपना काम समेट रहे थे। तो हमने कहा एक बार उनसे बातचीत हो जाए और आप लोगों तक जो आखिरी उनका अनुभव है वहाँ के पर्यवेक्षण का, वो आप तक पहुंचाया जाए। तो डॉक्टर राजन मेरे साथ हैं, पीपुल्स पल्स के लिए काम करते हैं, और गौरव गुलमोहर हैं, उनके सहयोगी हैं, हमारे जिले के हैं, नौजवान पत्रकार हैं, बीबीसी समेत बहुत जगहों पर लिखते हैं, और मुझे भी संवर्धित करते रहते हैं। तो भाई गौरव जी, आप लौटने वाले हैं सुल्तानपुर। पहले आपसे आप भावनात्मक ढंग से व्यक्त करते हैं अपनी चीजों को, तो आपने क्या देखा? अब तो आपको कितने दिन हो गए बंगाल में, पहले तो ये बताइए, कहाँ कहाँ आप सर आज 15 दिन हो गए हैं, और कल 1-2 दिन में या कल निकलने की कोशिश है यहाँ से। और 15 दिन बंगाल घूमने के बाद बहुत सारी चीजें दिखी, बहुत सारी चीजें महसूस की मैंने, जिसमें अगर राजनीतिक रूप से देखें और जो चुनाव के दृष्टिकोण से देखें, तो कुछ चीजें हैं जो बाहर के लोग भी जानना चाहते हैं, उनके भीतर कौतूहल है कि क्या ममता के पक्ष में है और क्या ममता के खिलाफ है। तो अगर हम पॉइंट वाइज बताएं तो कुछ चीजें हैं जो ममता बनर्जी के पक्ष में हैं,
वो ये है कि उनकी एक सोबर छवि है, वो स्लीपर पहन के चलती हैं, एक साड़ी में चलती हैं, एक कमरे के घर में रहती हैं, तो ये एक छवि है। दूसरी छवि है मीडिया उनके साथ है, मीडिया उनके बहुत खिलाफ नहीं है। जैसे हम उत्तर प्रदेश और बिहार में देखते हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके खिलाफ मीडिया होता है, नेशनल और क्षेत्रीय राज्य का मीडिया दोनों खिलाफ होता है, लेकिन ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह का कोई एजेंडा मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। तीसरा है महिला मतदाता ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। और उसमें सबसे अहम पक्ष ये है कि पहले भी ममता बनर्जी को महिलाओं का वोट मिलता रहा है महिला होने के कारण, और बंगाल महिलाओं के दृष्टिकोण से लंबे समय से देखा जाता रहा है कि उनका इलेक्शन में खासा प्रभाव रहता है। तो इस बार भी प्रभाव है, और इसे लक्ष्मी भंडार जिसको कहते हैं यहाँ लखी भंडार के संदर्भ में देखा जा रहा है। चौथा सब इम्पोर्टेंट पक्ष है कि जो उम्रदराज मतदाता हैं वो ममता बनर्जी के साथ हैं, उनके भीतर ममता बनर्जी को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर है या एक विश्वास है। और सबसे इम्पोर्टेंट पांचवी बात जो है वो है बंगाली अस्मिता। ममता बनर्जी को बंगाल के लोग अपना मानते हैं, अपने बीच का मानते हैं, आउटसाइडर नहीं मानते। तो बीजेपी के साथ एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है बंगाल में, वो है वो आउटसाइडर के रूप में लोग उन्हें देखते हैं। मतलब बीजेपी आ जाएगी, उनके एक अवचेतन मन में ये रहता है कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो हमारे कल्चर, हमारी संस्कृति को कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करना होगा और वो क्रिएट करेगी। अब आप एक चीज और बताएं, इसी तरह से आप बीजेपी की ओर से बताएं कि बीजेपी के पक्ष में आपको क्या क्या चीजें कैसे कैसे मिली, जैसे बुलेट पॉइंट। हाँ, बीजेपी के पक्ष में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पिछले 15 साल से ममता बनर्जी शासन में है, सरकार में है। पिछली बार बीजेपी ने 77 सीटें जीतकर यहाँ के लोगों में एक विश्वास पैदा कर दिया कि हम ही मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, हम आने वाले इलेक्शन में सत्ता में होंगे। तो अभी उसी भरोसे यहाँ की जनता के भीतर बीजेपी को लेकर के एक परिवर्तन, मतलब ममता बनर्जी को बदलकर बीजेपी को लाने की एक बातचीत या चर्चा उनके भीतर है कि मतलब चेंज होना चाहिए। और इस चेंज के माहौल में सबसे ज्यादा फर्स्ट और सेकंड टाइम के वोटर जो हैं, या पिछली बार जिन्होंने वोट किया था और इस बार जो पहली बार करेंगे, वो दोनों ममता बनर्जी को चेंज, उनको नहीं वो नहीं समझते कि इस चेंज का क्या मतलब है, क्यों चेंज करना है, लेकिन उनके दिमाग में एक चीज ये बैठ गई है कि डेमोक्रेसी में चेंज होते रहना चाहिए। तो वो बीजेपी की भाषा उन लोगों में है जो फर्स्ट और सेकंड टाइम के वोटर हैं, तो ये बीजेपी के पक्ष में है। तीसरा, घुसपैठिया का डर। तो बीजेपी जो घुसपैठिया का एजेंडा चला रही है वो हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और वो एक जो वर्ग है जो एक कम्युनिटी को टारगेट करता है या एक कम्युनिटी से अपनी ईर्ष्या द्वेष रखता है, उसको बीजेपी लगातार उभारने की कोशिश कर रही है। वो सांप्रदायिक माहौल एक क्रिएट कर रही है जिसमें घुसपैठिया को बाहर बांग्लादेश भेज देने की बात हो रही है, जिसको SIR के तहत जो वोट काटे हैं उसको भी बीजेपी कह रही है कि हम इनको बांग्लादेश भेज देंगे जितने लोगों के नाम कटे हैं। तीसरा है सोशल इंजीनियरिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, कि वो SC और OBC कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए उनके भीतर बहुत लंबे समय से काम कर रही है। उसके जो आनुषंगिक संगठन हैं, बहुत नए नए यहाँ संगठन हैं, उनकी लिस्ट लेंगे तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर RSS और बजरंग दल जैसे इन संगठनों का जिक्र करें तो उनका काम यहाँ नजर आता है। सोशल इंजीनियरिंग वो एक सिंबॉलिक नया नया सिंबल पैदा कर रहे हैं इनके भीतर। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ हनुमान की मूर्तियां बहुत ज्यादा गांव-गांव में, बाजार में, मोहल्ले में लगाई जा रही हैं। उसका कोई मंदिर नहीं बनाया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक मूर्ति ले जाके स्थापित कर दी जा रही है। दूसरी सबसे ज्यादा मूर्ति देखने को मिली वो शिव की देखने को मिली। शिव की मूर्ति जो है जगह जगह चौक चौराहों पर या बाजारों में लगाया जा रहा है। ये एक नया ट्रेंड है। और राम की छवि, राम की तस्वीर बैनर पोस्टर में या फिर पताका में आक्रामक तीर धनुष लिए हुए राम या फिर आक्रामक हनुमान, राम और हनुमान का कॉकटेल, या शिव का भी मान लें तो, लेकिन राम और हनुमान ज्यादा विजिबल है, ज्यादा उनको वो गली मोहल्लों में पताकाओं में भगवा कलर के वो नजर आते हैं।
और विकास, एक डेवलपमेंट का जो बीजेपी पूरे देश भर में माहौल बनाती है, डेवलपमेंट विकास का एक जो सपना बेचती है, वो यहाँ बेच रही है। और वो एक बड़े वर्ग में उनका विकास पसंद है। चौड़ी सड़कें होंगी, वो कह रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों आके यहाँ कह रहे हैं कि हम जूट सारे मिल जो बंद हैं हम उनको शुरू कर देंगे, नया उद्योग लगाएंगे, रोजगार देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, बंगाल को हम पेरिस बना देंगे टाइप। तो जो इस तरह के वादे हैं वो कहीं ना कहीं उनके पक्ष में हैं। लेकिन जो ओवरलैप, जो ममता बनर्जी के इनको ओवरलैप कर रहे हैं, वो ये है कि ममता बनर्जी के पास बंगाली अस्मिता के साथ साथ सभी कम्युनिटी का वोट है। मतलब जैसे हम अगर बिहार और उत्तर प्रदेश के संदर्भ से देखने की कोशिश करें, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी यह पॉलिटिक्स करने में सफल है कि वो एक कम्युनिटी का डर दिखा के अन्य कम्युनिटी का वोट लेती है। यहाँ ममता बनर्जी उस एक कम्युनिटी का वोट तो पा ही रही हैं, इसके अलावा हर कम्युनिटी, हर जाति, हर वर्ग, हर लिंग, हर उम्र के लोगों में उनका वोट है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी इनसे प्लस नजर आ रही है। मैं जरा राजन से भी सुन लूं थोड़ी सी बातें। राजन भाई, आपने तो इस यात्रा अभियान का नेतृत्व किया है। आप पहले भी पिछले चुनाव में भी इसको कवर कर चुके हैं। तो आपने अपना बताया भी था कि पिछले चुनाव में जो आप लोगों को अनुभव हुए थे, जो अपनी कमियां थी, उनको आप लोगों ने इम्प्रूव किया है इस बार के सर्वेक्षण में। तो जरा इसको बताइए, आपने क्या अनुभव अब तक किया है? बिल्कुल बिना, मैं कोई सवाल की तरह नहीं, एक विमर्श की तरह आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए। पिछले और इस चुनाव का अनुभव अगर कंपेयर करें तो एक बहुत स्पष्ट जो अंतर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि पिछली बार सभी लोगों को ये डर था कि बीजेपी सरकार बना सकती है, या सभी लोगों को ये आशंका थी कि बीजेपी सरकार बना सकती है। और बहुत बड़ा एक वर्ग था जो इस बात को इको कर रहा था लगातार कि बीजेपी बंगाल में आ रही है। इनफैक्ट हमारे सर्वे एजेंसी का भी पिछली बार रिपोर्ट गलत हुआ था। उसमें मॉडलिंग की भी कुछ गलतियां थी, और एक गलती जो सबसे बड़ी हुई थी वो हुई थी महिला वोट बैंक को अंडर एस्टिमेट करने की। तो एक बहुत बड़ा तबका था जो मान रहा था कि बीजेपी की सरकार आ रही है। इस बार स्थिति वैसी नहीं है। इस बार मुझे लगता है कि शायद बीजेपी के लोग भी ये मान लिए हैं कि ममता बनर्जी वापस आ रही है, और थोड़ा सा थका हुआ, थोड़ा सा हारा हुआ सा कैंपेन चल रहा है। हालांकि उसमें आखिरी समय में, चूंकि भारतीय जनता पार्टी हार मानने वाली पार्टी नहीं है, तो आखिरी समय में एक पुश आया है। और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे टेलीग्राफ में एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई थी कि भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे बोल रहा है 100 से ज्यादा सीटें आएंगी। तो अमित शाह ने कहा है कि फिर पूरा पुश जोर मारो, देखते हैं अगर 130 140 भी हम लोग ले आए तब तो फिर सरकार बना ही लेंगे तोड़ तोड़ के। तो वो सब भी अभी चल रहा है, मगर बीजेपी का वोटर कहीं ना कहीं ये इस आशंका से ग्रस्त है कि हम नहीं जीत रहे हैं, और साथ ही साथ इस आशंका से भी ग्रस्त है कि अगर इस बार हम नहीं जीते तो 10-15 साल नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि बंगाल, ऐसे कहा जाए तो लॉन्ग पॉलिटिकल साइकिल्स का राज्य है। 30 साल के करीब कांग्रेस का शासन रहा, 30 साल के करीब वामफ्रंट का शासन रहा। तो ममता बनर्जी को तो अभी 15 ही साल हुए हैं। मतलब उनका उस साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो राजनीतिक जीवन अभी आधा बचा हुआ है कम से कम बंगाल में। तो इसलिए बहुत बड़ा अंतर जो मैं इस बार देख पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी भी, उसका वोटर कम से कम कहीं ना कहीं मान लिया है कि हम कोई परिवर्तन इस बार नहीं कर पाएंगे। और अभी हम लोग प्रेसिडेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के इलाके में हैं। प्रेसिडेंसी का इलाका बेसिकली कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना का इलाका है। बड़ा सघन इलाका है, 5 ही जिले हैं, लेकिन यहाँ से 1/3 सीट पश्चिम बंगाल की लेजिस्लेटिव असेंबली की आती है। इन 1/3 सीट्स, लगभग 100 से ज्यादा सीटें यहाँ पर हैं। और पिछली बार भारतीय जनता पार्टी यहीं पर सबसे बुरी तरह से मात खाई थी। 10 के करीब सीटें उनको आ पाई थी, बाकी सब तृणमूल कांग्रेस ने स्वीप किया था। तो इस बार भी, कल हम लोग दक्षिण 24 परगना में थे और उससे पहले हुगली जा चुके थे, हावड़ा देख चुके थे। कोई अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार भी नहीं दिख रहा है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार भी बहुत उम्मीद तो मुझे नहीं लग रही है दक्षिण 24 परगना में।
एक सीट भांगौर बोलते हैं यहाँ पर, वो एकमात्र नॉन बीजेपी नॉन टीएमसी एमएलए जीते थे, और आईएसएफ करके उनकी पार्टी थी। इस बार उनकी भी स्थिति डाउन है। तो इस बात से मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक। नहीं नहीं, मैंने एक आपको भेजा था और आप लोगों ने उसको देखा भी है। एक आप एक्स पर अपनी टिप्पणियां करते हैं। उनके तीन चुनाव के सर्वेक्षण हैं। दो तो उन्होंने पिछले किए थे, एक लोकसभा का और एक विधानसभा का। मुझे पता नहीं उनका मेथड क्या है, लेकिन वो एक्स पर रिजल्ट पूरा डिटेल देते हैं एक एक सीट का। और उन्होंने पिछली बार 216 सीट का दे दिया था विधानसभा चुनाव में, और एग्जैक्टली वही आया। सबसे बड़ी बात है कि सीटों का तो कई बार लोगों का तो मिल जाता है, उनका मत प्रतिशत भी बिल्कुल एक्यूरेट आता है। मैं उनके ये कई बार इस तरह के बहुत सारे लोगों के तालमेल मिल जाते हैं, कई ज्योतिषियों का हो जाता है, फिट हो जाता है, वो हो सकता है वो भी हो, लेकिन फिर भी वो आदमी चौंकाता है। और इस बार तो वो चौंका रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। इस पर जरा आपकी टिप्पणी आनी चाहिए भाई राजन जी, चूंकि आपने अब तो बहुत बोल लिया जी। लेफ्ट का तो अभी तक नहीं दिखा, लेकिन कांग्रेस एक या दो सीट ला सकती है इस बार। अच्छा, और लेकिन राहुल गांधी की एक जो या दो रैली ही दिख हुई। रहा है ना? एक या दो ही दिख रहा है आपको हाँ अभी हाँ, तक, मतलब और लेफ्ट का आपको खाता एक भी नहीं खुलने दिख की ही उम्मीद है, कोई बहुत अभी तक नहीं। रहा। अच्छा, अभी तक नहीं। नहीं हो गया, आश्चर्य है। बाकी ये जो आश्चर्यजनक। एनिग्मा बाकी ये जो एनिग्मस वाली बात है, तो उनका रिजल्ट जो है वो सही में बहुत सटीक रहा है। और वो जो बात अभी बोल रहे हैं, देखिए जनरल लॉजिक क्या कह रहा है। एक तरफ जनरल लॉजिक ये है कि टीएमसी का स्थिति तो ठीक है, जीत तो जाएगा ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी माउंट हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो सीट कम होगा। हाँ अब सीट कम होगा, इस लॉजिक के हिसाब से लोग क्या कर जी रहे हैं, थोड़ा बहुत गुड़ागड़ित करके 10 सीट कम कर दे रहे हैं या 20 सीट कम कर दे रहे हैं, उस टाइप से कर दे रहे हैं। फिर एक एसआईआर का बवाल है कि एसआईआर में इतना वोट कटा है तो 19-20 सीट तो प्रभावित होगी ही। तो जी एक एसआईआर का बवाल है जिसकी वजह से सीट कम कर रहे हैं। तो लोग रफली क्या 190 सीट बोल दे रहे हैं कि टीएमसी 190 सीट लाएगी, बीजेपी 100 के करीब रहेगी, और बची हुई 4 सीटों में बाकी सारे दल रहेंगे। ये हैंडल वो नहीं बोल रहा है, ये हैंडल बोल रहा है कि सीट कम नहीं होगी। और नहीं नहीं, जो बढ़ेगी, वो तो मुझे कह भी रहे हैं दिख रहा 3 है कि सीट कोई ऐसा बढ़ेगी। नया वर्ग। वो तो 3 सीट बढ़ा रहे हैं, जी सर, वो तो कम एग्जैक्टली नहीं। वो 3 हाँ, सीट बढ़ा रहे 216 की हैं। जगह 219 दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, वो मजेदार हाँ, बात तो ये कि वो अब सीट उसमें क्या है कि सीटवार भी दे रहे हैं। हाँ, क्षेत्रवार अभी अभी तो क्षेत्रवार मैंने देखा था, सीटवार मैंने नहीं देख पाया। क्षेत्रवार वो बता रहे हैं कि नॉर्थ में, साउथ में, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। लेकिन मैं जो एक चीज समझता हूं कि किसी भी चुनाव को, खासकर उसमें शिफ्ट को समझने का तरीका ये होता है कि आप ये देखें, क्योंकि एक सवाल हम अक्सर लोगों से पूछते हैं, जो भी हमारे रेस्पोंडेंट होते हैं, कि इस बार किसको वोट कर रहे हो, पिछली बार किसको वोट किए थे। जाहिर है। तो यदि एक बड़ा तबका हमको मिल रहा है जो पिछली बार रूलिंग पार्टी को वोट किया और इस बार दूसरी पार्टी को वोट कर रहा है, तो मतलब वो शिफ्ट दिखाता है। इस चुनाव में हमें कोई शिफ्ट नहीं दिख रही है, कोई ऐसा नया तबका नहीं दिख रहा है जो टीएमसी छोड़ के बीजेपी को वोट दे रहा हो। जो पिछली बार बीजेपी को वोट दिया वो इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है। इनफैक्ट महिला का वोट टीएमसी का बढ़ा ही है। तो ऐसे में ये जो नतीजा बता रहे हैं, ये अगर आ जाए तो मुझे भी कोई बहुत आश्चर्य तो नहीं होगा। आपकी आवाज कट रही है थोड़ा। अभी तो अब ठीक दिख रहा है। रजन जी, आपकी आवाज कट रही थी, लास्ट को फिर से रिपीट कर देंगे? जी, मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा हाँ नया राजन जी। तबका नहीं जी, कोई ऐसा नया तबका नहीं दिख रहा है जो पिछली बार तृणमूल को वोट किया था और इस बार बीजेपी को वोट दे रहा है। तृणमूल अपना वोटर बेस रिटेन कर रही है, बल्कि महिला में तो उसका वोट बढ़ ही रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये नतीजा आ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अच्छा, लेकिन एसआईआर के जरिए और जैसे आरोप है, कांग्रेस के खासकर आरोप है कि एक रिगिंग होती है जिससे
10-12%, 15% वोट तक का डिफरेंस ला लिया जाता है। फॉर्म 6 के जरिए लास्ट मिनट में लाखों वोट नए आते हैं जो बाहर के राज्यों के होते हैं, वोट करके चले जाते हैं। सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं। सारा प्रशासन बदल के चुनाव आयोग ने अपने मन का कर लिया है। चुनाव आयोग के साथ बाकायदा तृणमूल के सांसदों की धक्का मुक्की, शाब्दिक धक्का मुक्की हुई है और बहुत सारे आरोप हैं इस समय और बहुत सारी शंकाएं हैं। दरअसल अभी एक हमारे पत्रकार मित्र के लड़के की शादी थी। पुराने मित्र हैं हम सब लोग, तो चूंकि बूढ़े हो रहे हैं तो ज्यादातर लोगों के बच्चों की या तो शादियां हो चुकी हैं या फिर हो रही हैं, तो उसमें तमाम बूढ़े इकट्ठा थे और वहाँ पत्रकारिता के बूढ़े दिल्ली में, तो उसमें जो एक ही बात थी, सब बाकी सब तो प्रोग्राम आप लोगों को भी लोगों ने देखा था, तो वो कह रहे थे कि इसका आकलन कर पाना तो असंभव है कि यदि कांग्रेस वाले आरोप सत्य माने जाएं, जिनके लिए बहुत उन्होंने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो अगर इससे कितना चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, थोड़ा इस मामले पर भी अगर आपकी कोई राय हो तो व्यक्त करना चाहें। आप फोन से ज्वाइन कर लें, ठीक है, ओके, आप फोन से ज्वाइन कर लें। सॉरी, लेकिन फोन नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए, राजन जी बोलिए। अच्छा गौरव जी आप बोलिए सवाल का उत्तर। पहले माइक ऑफ ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। मैं सर असल में वो सवाल जो आपने किया उसका जवाब राजन जी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात और है। बंगाल के चुनाव को समझने के लिए सिर्फ लोगों को एक सीट घूम लेना चाहिए, वो है शुभेंदु अधिकारी की सीट। अच्छा, अगर नंदीग्राम। शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा नंदीग्राम सीट, जी नंदीग्राम सीट पे कोई आदमी घूम ले तो आने वाले दिनों में बंगाल की क्या छवि होगी, क्या तस्वीर होगी, बीजेपी कैसा स्टेट इसको बनाएगी, वो नंदीग्राम में देखने को मिल रहा है। जैसे ही आप किसी भी दिशा से नंदीग्राम में प्रवेश करते हैं, आपको बीजेपी के पैरेलल एक बीजेपी का झंडा मिलता है और एक राम का झंडा मिलता है, तुरंत एक हनुमान का झंडा मिलता है, आक्रोशित हनुमान, आक्रोशित राम और आक्रोशित शुभेंदु अधिकारी। तो ऐसा कॉकटेल मिलता है, वहां किसी और अन्य पार्टी का कोई झंडा नहीं मिलता। पूरी तरीके से पूरे विधानसभा के कोने कोने को भगवामय कर दिया गया है। और कल अभी उनका देखा गया कि उन टीएमसी और उसके कार्यकर्ता को उसमें शुभेंदु अधिकारी किसी एक गली के गुंडे की तरह गाली गलौज कर रहे हैं। वो रहे हैं, वो एक्चुअली वो मसलमैन रहे हैं और नंदीग्राम का जो संघर्ष हुआ था उसमें भी उनका उसी तरह का रोल था। जो उस समय की लेफ्ट पार्टी थी और जो उसके लीडर थे बहुत ही ज्यादा सभ्य थे, जो चीफ मिनिस्टर थे, और वो पार्टी अलग तरह की, मैं उस समय से कवर करने गया हूँ, वो लोग उस स्थिति को समझ ही नहीं पाए, ये कहा जाए इतनी बड़ी पार्टी इतनी सफलताओं के साथ ऐसा वो व्यवहार कर रहे थे। उन लोगों को मीडिया वगैरह की कोई सामान्य तमीज भी नहीं थी। वैसे मीडिया वर्गीय कारणों से उनके विरुद्ध रहा है, लेकिन वो सब मैनेज किया जाता है। जब आपकी सरकार है तो आप क्यों सरकार में है, फिर छोड़ दीजिए राजनीति। जब आपको बेसिक्स नहीं समझ में आ रहे हैं, आप 33 साल से जीत रहे हैं और उसके बाद गुंडे आपको हरा दे रहे हैं, गुंडों ने हराया उनको। उनसे सभ्य चीफ मिनिस्टर तो बंगाल को कभी मिला ही नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य थे। लेकिन गुंडागर्दी करके इन लोगों ने, मैंने देखा कि कैसे जीत लिया। ठीक है, उनके यहाँ भी बहुत सारी नकारात्मकताएं थी, बहुत गलतियां थी, बहुत सारे उनके यहाँ लोफर आ गए थे, वो सब से, लेकिन इनकी तुलना में तो कोई तुलना ही नहीं थी उस समय भी और आज भी। ये लोग तो जिस तरह से इन्होंने हिंसा का इस्तेमाल, ये नक्सलों को पकड़ के लाए, और नक्सल कमाल है, वो भी कमाल की धारा है भाई। वो आके वो सीपीएम के लोगों को मार रहे थे और उसके बाद वो रोज टीवी पे मुंह बात के इंटरव्यू दे रहे थे, और जैसे ही सरकार आई सबसे पहले वो मारे गए। वो किशन जी नाम के एक सज्जन थे। क्या मतलब, इन सब लोग वामपंथी तो मुझे बहुत निराश करते हैं। इस वक्त को बिल्कुल समझने में उन लोगों के, मतलब विचार अपने आप चीजों को बदल दे बात अलग है, लेकिन उनके काम करने का तरीका तो कमाल। खैर, उनके बहुत सारे अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हैं, लेकिन उनको ये, मुझे ये बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उस चीफ मिनिस्टर को मैंने काम करते हुए देखा था। एक उनके मंत्री के भ्रष्टाचार के मामले में मैं एक रिपोर्ट कर रहा था और उस सिलसिले में मेरा बंगाल जाना हुआ था, इसलिए मैं इसको दर्ज कर दे रहा हूँ। तो मतलब मैं पहली बार गया था, कोई मुझे जानता नहीं था, उनके एक अधिकारी को मैं जानता था, उनके जरिए मैं गया।
मैंने बताया कि ऐसी-ऐसी बातें मेरे सामने आई हैं। मुझे लगता है कि एक वामपंथी शासन में और जिस तरह की आपकी इमेज है, इस तरह की बात कैसे हो रही है? एक खास बिज़नेस प्रणाली थी जिसमें एक कॉकटेल मतलब एक कॉकस पूरे देश में एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और मंत्रियों को खरीद के पूरे देश में एक मोनोपोली कर रहा था, वो स्टोरी थी। आप आश्चर्य करेंगे कि वो उसके तुरंत बाद मतलब मेरी तो मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरी बात शायद पहुँच गई। तत्काल उन सब चीज़ों में जैसा उनका तौर तरीका था, मीटिंग हुई, बातचीत की उन्होंने, पता लगाने की कोशिश की और फिर काफ़ी बदलाव ऐसे हुए जो विज़िबल थे, मुझे दिख रहा था कि उसमें चीज़ों में हस्तक्षेप हो गया और वो पार्टी फिर कोर्ट चली गई। मतलब उसको सरकार से जो रेमेडी खरीदने वो आई थी, वो उसका तांता टूट गया और फिर उसको उसने कोर्ट से ये अनफॉर्च्यूनेट है कि हमारी कोर्ट्स ने ऐसे लोगों को बहुत तरह की मदद की है, तो कोर्ट चली गई। खैर तो वो आदमी जब हार गए और इस बुरी तरह से हारे तो मैं तो चकित रह गया, लेकिन मैं जानता था कि क्यों हार रहे हैं। तो उस समय शुभेंदु अधिकारी उस समय भी थे, आज भी हैं। अब आज आप बता रहे हैं इसलिए मैंने इसको दर्ज कर दिया, बताइए। जी, तो आने वाले दिनों में बीजेपी अपने लीडर्स में यही एक मैसेज भी देती है कि हम इसी तरह का हिंदू राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना हम पूरी करेंगे और ये बंगाल आके तो हम नंदीग्राम जैसी ही तस्वीर पूरे बंगाल की प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज भी बीजेपी के सामने तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जहाँ टीएमसी के कार्यकर्ता हर गली-गली में अवेलेबल है, मौजूद। तो यहाँ लेकिन आज भी बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को अभी विश्वास नहीं दिला पाई है और हर जगह उसके कार्यकर्ता मौजूद नहीं हो पाए हैं। यही अच्छा, उसकी एक बड़ी कमजोरी है। भवानीपुर भी तो आप लोग गए थे, वहाँ क्या होने वाला है? सर भवानीपुर में ममता बनर्जी मजबूत नज़र आ रही हैं और वो शायद है कि मतलब बहुत ठीक-ठाक मार्जिन से इलेक्शन निकाल लेंगे। वहाँ वोट काफ़ी कटे हैं। हाँ। डॉक्टर राजन साहब आप बताइए इन दोनों जगहों के बारे में, जो ये अनुभव बता रहे हैं गौरव, आपका क्या अनुभव? नंदीग्राम में बहुत मतलब आश्चर्यजनक था कि टीएमसी का पोस्टर बैनर भी सब जगह नहीं दिखता है। बंगाल में जैसे हमने देखा कि जहां पर टीएमसी बहुत मजबूत भी है, वहां पर भी अपोजिशन का स्पेस जिंदा है, बचा हुआ है। अब नंदीग्राम में क्या वजह, जैसे एक रास्ता तो हमने पूरा कवर किया, लगभग 12-15 किलोमीटर का एक रास्ता था जिसपे एक झंडा टीएमसी का हमको नहीं दिखा। नहीं, नहीं, वो मैं छोटा नंदीग्राम पिछले पिछले चुनाव में गया था, जिस वोट पड़ रहा था मैं वहीं था। वो ममता बनर्जी जाके एक थाने में एक वोटिंग बूथ पे बैठी हुई थी, कब्जा हो रहा था और वहाँ बिल्कुल हिंदू मुसलमान हो जाता है उस क्षेत्र में, भयानक हिंदू मुसलमान होता है, बराबर नहीं भयानक होता है। और जहाँ भी देखिए हिंदू मुसलमान कर लेंगे, जहाँ हिंदू की आबादी ज़्यादा है या मुसलमानों के यहाँ अगर हिंदू मुसलमान करें, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो, तो जो जिसकी आबादी ज़्यादा हो उसको लाभ मिल जाएगा। तो वहाँ गुंडागर्दी भी है, आतंक भी है और हिंदू-मुसलमान बहुत कट्टर स्तर पर नंदीग्राम में पिछले चुनाव में मैं गया था। वोटिंग के दिन ही था उस दिन और ममता बनर्जी जाके एक पोलिंग बूथ में बैठी हुई थी और वो मैसेजिंग हो रही थी वहाँ से, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत पाई। जी। तो थोड़ा-सा अलग लगा नंदीग्राम का माहौल। बाकी प्रेसिडेंसी का जो इलाका है, उसमें मोर और लेस मैं वही कह रहा हूँ कि पिछली बार बीजेपी का एक तरीके से राजनीतिक आकांक्षाओं का अ, मटियामेट करने वाला क्षेत्र ये है। मतलब वो बेचारे जंगल महल से जीत के आ रहे हैं, पुरुलिया से जीत के आ रहे हैं, बीरभूम से सीट ला रहे हैं, दार्जिलिंग, कूच बिहार, अलीपुरद्वार से सीट ला रहे हैं और सब जो है अल्टीमेटली हर क्षेत्र से जो सीट ला रहे हैं उसका पटाक्षेप जो है वो ये इलाका कर दे रहा है। राजनीतिक पटाक्षेप एक तरीके से कर दे रहा है कि 100 से ज्यादा सीटें हैं और यहाँ पर आप सिर्फ 10 सीट जीत पाते हैं। तो प्रेसिडेंसी इलाके में इस बार भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होते हुए नहीं दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी उसकी कमजोरी 2-3 कमजोरियां हम बोल सकते हैं। पहली कमजोरी तो ये है कि फियर साइकोसिस की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती है, बंगाल में ममता बनर्जी उसको भाजपा से बेहतर कर रही है। वो डर बेच रही हैं और बहुत सफलतापूर्वक ये डर बेच रही हैं कि ये तुम्हारा कल्चर खा जाएंगे, ये तुम्हारा खाना खा जाएंगे, ये तुम्हारा संस्कृति बर्बाद कर देंगे और भाजपा इसका काउंटर नहीं कर पा रही है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, भाजपा अभी भी वोटर और नेता की पार्टी बनी हुई है, कार्यकर्ता की पार्टी अभी भी भाजपा नहीं बन पाई है।
आपको या तो वोटर मिलता है या लीडर मिलता है। लेकिन एक चीज जो गौरव कह रहे हैं वो आपसे पूछना चाहूंगा, जो नए वोटर हैं जो पिछली बार बने और इस बार बने, उनमें वो देख रहे हैं कि और युवा हैं और पुरुष हैं, उनमें वो ज्यादातर पा रहे हैं कि वो टुवर्ड्स आप कह सकते हैं कि हिंदू रेडिकलिज्म जा रहे हैं, हिंदुत्व की ओर जा रहे हैं। मतलब यंग मेल वोटर, फर्स्ट टाइम मेल वोटर्स में एक बड़ा हिस्सा, हालांकि ये कोई यूनिवर्सल मतलब वो शिफ्ट नहीं है, जैसे इसमें आपको दलित या आदिवासी लड़के मिल जाएंगे जो युवा साथी का अगर उनको फायदा मिल रहा है तो वो टीएमसी की तरफ झुके हुए हैं, तो इसमें ब्रेक्स हैं, ये कोई मतलब एन ब्लॉक शिफ्ट जैसा नहीं है। और इसमें महिलाएं जो हैं वो टीएमसी की साइड हैं क्योंकि वो योजनाओं की लाभार्थी भी हैं। इसके अलावा कोई उस तरह का मतलब बड़ा चंक नहीं। मैं ये कह रहा था कि भाजपा अभी भी कार्यकर्ता की पार्टी नहीं बन पाई है, हर जगह पे भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है। तो फिर भी ये भाजपा वहां बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, ये तो स्वीकार ही करना चाहिए। फिर भी एकदम है। मैं ये कह रहा हूँ वो सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, उसकी लिमिटेशन क्या है? तो उसकी एक बड़ी लिमिटेशन यही है कि पहली चीज फियर साइकोसिस की राजनीति ममता उससे बेहतर कर रही है, उन्होंने डर दिखा दिया है। दूसरी चीज, भाजपा का कार्यकर्ता अभी भी हर जगह नहीं पहुंच पाया है। पेड वर्कर कितना काम करेगा, माहौल कितना काम करेगा। और जो औद्योगिक बेल्ट थी, जैसे ये जो आसनसोल वगैरह का इलाका है, औद्योगिक क्षेत्र खड़गपुर वगैरह का इलाका, जहां पर उनका अपना वोट बेस रहा है, इतिहास रहा है, वहां तो अभी भी कार्यकर्ता है, लेकिन सभी जगहों पर नहीं है। अंतिम चीज जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि भाजपा को कुछ लोग वोट करना चाहते हैं, बस वो दिल का जुड़ाव अभी तक भाजपा उनसे नहीं कर पाई। अभी भी भाजपा को वोट करने लायक, कल के दिन में हमको हिंदू बहु सीटों में कुछ लोग ऐसे मिले जो कह रहे थे कि हम हिंदू वोटर्स, तिलक विलक लगाए हुए, कलावा बांधे हुए, जो कह रहे थे कि हम देना तो चाहते हैं लेकिन भाजपा हमारे लिए ठीक नहीं। तो ये जो दिल का जुड़ाव है ये नहीं कर पाई है भाजपा की। चलिए, तो आज के कार्यक्रम को यहाँ समेटते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए। सत्यहिंदी.com की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.